Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th लेक्चर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इससे प्रीवियस लेक्चर 5th लेक्चर था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में दे रखा है. 2.1 से लेकर और 2.6 तक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. 2.7 और 2.8 लेक्चर 5th में हमने डिस्कस किया था. जो चैप्टर 2 है हम कैपेसिटर के नाम से डिस्कस करेंगे 2.9 से लेकर 2.13 तक. इसमें एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जो कि वेरी फर्स्ट चैप्टर में भी गिवन है. वो सारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल का टॉपिक लेक्चर 7th यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू हमारे पास है, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट. यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज दिखाया गया है. फाइन. हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, राइट. ओके, क्यू नॉट का यदि हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है. तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आर के, राइट. इन केस कहीं पर अगर पोजीशन डिपेंडेंट है फंक्शन वोल्टेज का, तो हम फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं, इसलिए यहीं पर बता रहे हैं. ओके, अगर हमें डीवी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट. तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है. ओके, इंटीग्रेशन लगा दें वी फाइंड करने के लिए. इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, है ना, किसी पोजीशन आर तक. तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ जाता है. ये हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन देता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का. क्या कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू कैरी द यूनिट टेस्ट चार्ज. अब वर्क डन कैसे? ई क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट. एफ बाई क्यू नॉट. एफ डॉट डी आर क्या हो गया? वर्क डन. तो नेगेटिव वर्क डन. और बाई क्यू नॉट है, डिवाइड में है क्यू नॉट, इसलिए यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पर आया है ना. तो डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना. तो एफ बाई एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू कैरी यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहलाएगा इस पॉइंट पर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. क्लियर है ना. तो सबसे पहले एक रिलेशन उन्होंने देखा, उसको पक्का करें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन था, कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है. इफ वी वोल्टेज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5, यानी पोजीशन डिपेंडेंट है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग पॉइंट पर वोल्टेज अलग अलग होता है. देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल √2 कूलम, किस पॉइंट पर? 2,1 मीटर पर कितना होगा? फाइन. तो देखिए जरा, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वी और डेल एक्स में ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 0, कैसे? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, राइट. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2x. तो ये हो गया 4x. अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये 4y स्क्वायर 0 और 5 भी कितना हो गया? 0. तो कितना हो गया ये? 4x, राइट. ओके, अब इसी तरीके y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं. तो y के अलावा सब ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो गया. y स्क्वायर का कितना हो गया? 2y. 2 और 4 कितना हो गया? 8y. ये फैक्टर हो गया 0, तो 8y आ गया. क्लियर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ऐसा लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में E इक्वल टू माइनस, ओके, विद इन ब्रैकेट डेल वी और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी और डेल वाई जे कैप, राइट. ये वैल्यू रख दें यहाँ पर. अब क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट दे रखा है 2,1. तो इस पॉइंट पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो एक्स की जगह 2 रखेंगे और वाई की जगह क्या रखेंगे? 1. फाइन. तो एक्स की जगह रख दिया हमने 2 और वाई की जगह रख दिया है 1. सॉल्व कर लें इसको, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है ना. -8 को कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो -8 का मैग्नीट्यूड तो 8 हो जाएगा, खैर, है ना. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर, यानी 8√2 न्यूटन पर कूलम आ गया 2,1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, हमें चाहिए फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि वैल्यू कितना है √2 रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। क्लियर है सभी को? फाइन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस के किसी रीजन पर इस रिलेशन से दिया जाता है XYZ के फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए 2 कूलम चार्ज पर यदि वो ओरिजिन पे रखा है इस फील्ड में, राइट। तो सबसे पहले XYZ डिपेंडेंट है, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का हो गया ये 1, राइट। 8y² कांस्टेंट है, x का हो गया 1। x के अलावा कांस्टेंट है ये सब तीनों, तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो डेल वी ओवर डेल x के रेस्पेक्ट में हमारे पास आ गया 6 - 8y²। अब y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। y के अलावा जो भी कुछ है कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया। ओके, y के अलावा 8x तो कांस्टेंट है, y² का होगा क्या 2y, तो 2 8 जा 16xy हो गया, राइट। ओके, y का क्या हो गया 1, तो -8 रह गया। ओके, y के अलावा 6z कांस्टेंट है, y का हो गया है 1 आपका, y के अलावा ये कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। तो डेल वी और डेल वाई क्या आ गया है -16xy -8 + 6z। अब z के रेस्पेक्ट में और करना है, क्योंकि z पर भी डिपेंड कर रहा है। z के अलावा जो भी टर्म हैं आपके वो 0 हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेंगी। क्लियर है? ओके, z के अलावा 6y कांस्टेंट है, z के रेस्पेक्ट में हो गया 1, तो डिफरेंशिएशन हो गया 6y। z² का कितना आ गया 2z, तो ये माइनस का 8z आ गया। तो z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आया 6y - 8z। क्लियर? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी XYZ के पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म्स में ऐसा लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं जो तीनों फाइंड किया हमने, चेक कर लीजिए पर, है ना, यही फाइंड की थी, राइट। अब ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो XYZ जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ 0 0 पुट कर दें। y की जगह 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गया, तो केवल 6 आ गया। ये 0 तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 तो केवल -8 रह गया। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो पूरी टर्म 0 हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना रह गया, राइट। ब्रैकेट ओपन कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -6² + 8², 36 + 64, तो ये तो √100 हो गया। तो इजीली स्क्वायर रूट आ गया 10 न्यूटन पर कूलम का मैग्नीट्यूड होगा ओरिजिन पर। तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होता है क्यू कितना आपके पास 2 कूलम, ई 10 है, तो कितना आ गया 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर है? ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा उसका रिलेशन क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने ये देखा था कि वोल्टेज क्या था -∫E.dr, राइट। ओके, अब E का डायरेक्शन भी ये है, पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है, सोर्स चार्ज से इस पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा में ये थीटा 0 आ गया, तो EDR बन गया हमारे पास। E हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², राइट। ओके, तो देखिए KQ को तो कांस्टेंट ले सकते हैं अपन, 1/r² का करना है, 1/r² का इंटीग्रेशन अपने आप करके देखो भाई कैसे, r⁻² कर लो, फिर xn वाला फॉर्मूला लगाओ, xn+1 / n+1 वाला, क्या ये आ रहा है माइनस का 1/r, लिमिट्स लगाइए, पहले अपर लिमिट लिखिए फिर लोअर लिमिट रखिए और खुद से वीडियो को पॉज करके देखो क्या ये रिलेशन आ रहा है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। क्लियर है? अब पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको पक्का करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हमें करना क्या होगा, ए पे पोटेंशियल निकालना होगा, बी पे पोटेंशियल निकालना होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर? ओके, ए पॉइंट पर देखिए प्लस क्यू की वजह से कितना होगा KQ/R, KQ/A,
माइनस क्यू की वजह से के क्यू स्केलर क्वांटिटी है तो साइन भी लेके चलना आपको। इस माइनस क्यू से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2a, तो 2a लिख दिया, राइट। ब्रैकेट ओपन किया अपन ने तो इतना आ गया, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल इतना आ गया। क्लियर। ऐसे बी पे फाइंड करते हैं, क्यू पॉइंट की वजह से के क्यू बाई आर, तो ये डिस्टेंस कितना है 2a, और माइनस क्यू से कितना है ए। क्लियर, राइट। तो हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा। क्लियर। हमें चाहिए a माइनस बी, ए माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, के क्यू बाई ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड 2a है, राइट, और इसके एक साइड का मिड पॉइंट m है, यहाँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज चाहिए। पोटेंशियल स्केलर होता है तो हर चार्ज की वजह से वोल्टेज फाइंड करना होगा हमें, तो इनका नाम दे देते हैं अपन। चलिए, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, और दिस इज फोर्थ। फाइन। तो अब चारों चार्ज की वजह से वोल्टेज निकालेंगे, उनका अलजेब्रिक सम करेंगे, राइट। हमें डिस्टेंसेस चाहिए कि क्यू बाई आर के फॉर्मूले में। तो देखिए ये 2a है, ये a, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो रूट 5 है। तो सिमिलरली देखिए ये डिस्टेंस भी आपका इतना ही आ जाने वाला है। क्लियर, ओके। तो चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, के क्यू बाई आर फर्स्ट की से के क्यू बाई ए, राइट, सेकेंड से के क्यू बाई ए, अब थर्ड से देखें तो के क्यू डिवाइडेड बाई ए, और फोर्थ से के क्यू डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है। ये ट्वाइस, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, सिमिलर जो टर्म्स हैं आपकी। तो यहाँ से ट्वाइस के क्यू बाई ए को कॉमन ले सकते हैं, तो एम पॉइंट पर ये वोल्टेज हमारा आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ओ, यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी सिमेट्रिकल हो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पे आपसे पूछा जाए, राइट, तो देखिए ये तो स्केलर होता है, तो सबको ऐड ही तो करना है आपको, के और आर। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो आर तो कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, तो एक तरीके से कॉमन ले लें। तो सिंपली हमको समेशन ऑफ क्यू करना है, चार्जेस का सम करना है, या वैल्यू रख देना है, फटाफट से आ जाएगा, एक एक फाइंड नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस बात को। और किसी केस में ये जीरो हो गया समेशन, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फॉर्मूला लगा के। अब सिंपली देखिए तीनों चार्जेस का सम लिख दिया 3q, और r क्या होता है, a बाई रूट 3, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, है ना। तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 रूट 3 के क्यू बाई ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस क्यूब। अब आप देखिए क्यूब के डिफरेंट कॉर्नर पर डिफरेंट चार्जेस है, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से अप्लाई करके देखो, सिंपल इस टेक्निक से सिंपली चार्जेस का सम करना है, आर की वैल्यू रखनी है, राइट। तो सम करना है, पहले ऊपर वाले फेस के ले लेते हैं, 5q माइनस 2q 4q और माइनस 6q, ये चारों टर्म आ गई। अब नीचे वाले फेस के ले लेते हैं, 3q माइनस q 2q और q, राइट। अब प्लस प्लस को एक बार एक साथ ले लेते हैं, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 एंड 1 15, और माइनस वाले देख लेते हैं, -2 और -6 -8, और ये -9 हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास 6q आ गया, और क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, रूट 3 टाइम्स ऑफ साइड, राइट, तो उसका हाफ कर देंगे आर के लिए, 2 पर चला जाएगा आपका, 12 हो गया, है ना। 12 हो गया, तो 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, 3 में रूट 3 का डिवाइड करेंगे तो रूट 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 रूट 3 के क्यू बाई ए। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बातें हो रही है, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इज जीरो और नॉन जीरो, पूछा गया है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। पहला क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कौन सी चीज़ जीरो है, कौन सी चीज़ नॉन जीरो है, बस इतनी बात पूछी गई है, राइट। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्योमेट्रिकल सेंटर के लिए ऐसा करते हैं अपन, सम कर लें, तो ये तो नॉन जीरो हो गया, तो वोल्टेज तो नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज की वजह से वो तो KQ/R² होगा, यस और नो, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, देखिए Q की वजह से पॉइंट O पर अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से दिस वे, तो ये तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से प्लस Q की वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट तो कितना हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो O पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट 0। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो 0 होगी लेकिन वोल्टेज 0 नहीं होगा। क्लियर। एक और इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, स्क्वायर के कॉर्नर पे दो तो प्लस है और दो माइनस है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कौन सी चीज़ जीरो है, कौन सी चीज़ नॉन जीरो। पहले वोल्टेज देख लेते हैं, समेशन करना होता है। अब चार्ज का देखो सम करोगे तो जीरो होने वाला है, तो वोल्टेज तो जीरो होगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो हर एक चार्ज की वजह से O पॉइंट पर कितना होगा, KQ/R, लेकिन ये तो वेक्टर होता है तो डायरेक्शन भी देखना होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, देखिए प्लस Q की वजह से अभी और माइनस की वजह से माइनस की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ आ गई तो कैंसिल नहीं करेंगे। अब आप देखिए प्लस की वजह से ऐसा दूर होगा और माइनस की वजह से माइनस की तरफ होगा इस तरफ, राइट। तो ये भी कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को। इनका रिजल्टेंट जो होगा बाइसेक्टर से पास होगा, यानी कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी होगी, यस और नो, मीन्स नॉन जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो यहाँ पर, और वोल्टेज कितना होगा, जीरो। क्लियर। एक और लेते हैं, स्क्वायर पर दो डायगनली तो माइनस हैं और दो डायगनली पॉजिटिव है, तो फिर हमसे पूछा गया है, राइट। वोल्टेज की बात करें तो समेशन करना होता है, उसको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, तो वोल्टेज तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड हर एक चार्ज की वजह से बराबर होगा, वो KQ/R² होगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O देखें, देखिए भाई इस प्लस Q चार्ज की वजह से दूर और इसकी वजह से इधर, तो कैंसिल कर दिया, राइट। इस माइनस Q के कारण इसके खुद की तरफ और इस माइनस Q की तरफ इसकी तरफ, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यस और नो। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी O पर क्या हो जाएगी, जीरो। तो वोल्टेज भी जीरो होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो। क्लियर। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट I और F के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसा लिखते हैं, अगर हम Q0 का डिवाइड करें, राइट, तो ये हमारा dV बन जाता है, dr से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। तो dV को हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों और इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, I से F, I से F, फाइन। ये हमारा वर्क डन बन गया है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। ओके, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाती है भाई, कि I और F के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू कैरी यूनिट टेस्ट चार्ज, चार्ज का डिवाइड है ना इसलिए, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना भी नेगेटिव ऑफ वर्क डन करता है वो फाइनल और इनिशियल के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है। क्लियर। ओके, कुछ और बातें देखते हैं इसमें। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आया, राइट। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके, क्योंकि वर्क डन भी पूछ लेते हैं कई बार, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएं तो, राइट। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q0 फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन पूछा है तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, और एक्सटर्नल की पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इस बात का ध्यान रहे, फाइन।
तो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए अपने को। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, कैलकुलेट एक्सटर्नल वर्क डन टू कैरी द चार्ज Q अलोंग द सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस L है। फाइन। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें एक्सटर्नल वर्क डन है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट ए पर और फाइनल पर वोल्टेज पहले फाइंड करेंगे। वोल्टेज होता है स्केलर, तो जितने भी चार्जेज हैं उनकी वजह से अलजेब्रिक सम करेंगे। इसको फर्स्ट कह दिया हमने, इसको सेकंड कह दिया, राइट, ऐसे, राइट, v1 प्लस v2 कह दिया। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर के क्यू बाई आर से के क्यू बाई एल, और सेकंड चार्ज की वजह से के माइनस क्यू एल। तो ए पॉइंट पे वोल्टेज तो जीरो हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बी पे फाइंड कर लेता है। बी पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज की वजह से ये सेपरेशन बी पॉइंट पर देखिए 3L हो गया, प्लस इस फर्स्ट से ये 3L हो गया, तो के क्यू बाई 3L, और सेकंड चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है, L है, तो इतना। सॉल्व कर ले इसको, तो ये हमारे पास में आ जाता है -2 के क्यू बाई 3L। करके देखो। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन, टेस्ट चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल वोल्टेज का डिफरेंस। तो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल ए हमारा, वैल्यू रख दें यहाँ पर जो हमारी आई है वैल्यू। तो दिस मच इज द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट एक्सटर्नल वर्क डन टू कैरी द चार्ज क्यू नॉट अलोंग द लाइन ए बी, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है ए से बी तक, और चार्ज ये है आपका, इस चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है। तो हमें इस पॉइंट की वजह से पहले वोल्टेज निकालने होंगे के क्यू बाई आर, तो यानी इनके मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने होंगे R1 R2 के, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे, पहले R1 फाइंड करते हैं, 2a माइनस 0 ये ऑरिजिन है, होल स्क्वायर a माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, ये 4a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर 5a स्क्वायर यानी रूट में 5a स्क्वायर यानी a रूट 5, ये सेपरेशन। अब ऐसे R2 फाइंड कर लेते हैं, 4a माइनस 0 और a बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये स्क्वायर बाई 4 है ना, तो ये हो गया 64 प्लस 1 65a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर रूट में 65 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब एक्सटर्नल वर्क डन, टेस्ट चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट कौन सा हमारा b, इनिशियल कौन सा है a, फाइन। दोनों वैल्यू रख देते हैं, के क्यू बाई आर, R2 ये रहा, ए ये रहा। क्लियर। जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लेंगे अपन, है ना, ये 2 को ऊपर ले गए हैं एक बार। अब यहाँ से देखिए के क्यू और a साथ ही साथ रूट 5 कॉमन आ जाएगा, 13 5 जा, है ना, तो ये 2 रूट 13 और ये पूरा का पूरा टर्म एक तरीके से बाहर आ गया है, तो -1। दिस मच इज द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्सटर्नल वर्क डन टू कैरी चार्ज Q of mass m along the semicircular path in the vertical plane। ध्यान देना, वर्टिकल प्लेन स्पेसिफाइड है, चार्ज का मास भी स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन ही हमें बताता है कैसे चलना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल दोनों फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना होगा, ए फॉर अगेंस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क डन चार्ज मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ेगा, एच हाइट तक लेके जा रहे हैं तो mgh, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब Q की वजह से B पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, के क्यू बाई आर, ए पर भी उतना ही के क्यू बाई आर, तो डिफरेंस कितना हो गया 0। H कितना है B से A तक 2R, तो एक्सटर्नल वर्क डन हो गया 0 प्लस 2 mgr, तो आंसर कितना हो गया 2 mgr। क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। फाइन। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपसे क्या कहा गया, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहना चाहिए यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड का फंक्शन भी है तो चलेगा, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। प्रॉपर्टीज इसका,
सबसे पहले अभी हमने देखा था एक्सटर्नल वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज इक्वल है तो डिफरेंस जीरो हो गया, वर्क डन कितना होता है, जीरो। इसका मतलब नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन कितना, जीरो। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसे? देखिए, वर्क डन का मतलब एफ डॉट डी एल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना, क्यू ई, राइट, ये कॉस थीटा कर दिया। हमने देखा वर्क डन जीरो है, जीरो पुट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ है जब बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेस भी कर रहे हैं चार्ज को, तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, चार्ज भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो है। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है बताइए, थीटा 90। थीटा किस किस के बीच का है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट किस पर है, सरफेस पर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, राइट। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होती है भैया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। तो हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फाइन। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्यों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब तो क्या हो गया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ध्यान दीजिए, जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उस एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू हो गई हर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस की, है ना। अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं आपके पास में, तो उन पे वोल्टेज अलग अलग है, लेकिन एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, फाइन। अब शेप्स पर बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है या चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी होंगी आपकी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं, तो देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। तो ये सरफेसेस आपके बेसिकली क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गई, स्फेयर हो गई। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए या चार्ज स्फेयर के लिए। अगर लाइन चार्ज है या सिलेंड्रिकल चार्ज है, लाइन चार्ज है मान लीजिए, है ना, ओके, ये सिलेंड्रिकल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। क्यों, देखिए यहाँ से ऐसे लीनियर बनाए अपन, परपेंडिकुलर रेडियस बनाइए तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो सरफेस बन के कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन से दिखाते हैं, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, राइट। तो देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो गए ना ये सब, है ना। तो प्लेन जो सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्लियर? इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, जबकि रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ध्यान देना इस बात पर। ई क्या होता है, माइनस डी बाई डी आर, राइट। तो डी आर को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ई के। क्वेश्चंस लेते हैं बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 0 वोल्ट का, दूसरा 10 वोल्ट का, नेक्स्ट 20 वोल्ट और फिर 30 वोल्ट एसेट्रा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और वो हमेशा हायर वोल्टेज से लो वोल्टेज, देखिए परपेंडिकुलर बना दिया, हाई से लो की तरफ दिखा दिया, तो ये तो आ गई डायरेक्शन, फाइन। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होता है, डेल वी ओवर डेल एक्स, भाई एक्स के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, वाई जेड में नहीं है, तो सिंपली लिख दिया मैग्नीट्यूड, राइट। ये वोल्टेज डिफरेंस है, ये सेपरेशन है डी, वी बाई डी कह दे सिंपली,
V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज का डिफरेंस, राइट। तो दो कोई इक्विवेलेंट सरफेस ले लिया, 10 माइनस 0, सेपरेशन क्या है 1 माइनस 0, सेंटीमीटर में है तो 10 माइनस 2 लिख दें, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली E क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1000 वोल्ट पर मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इक्विवेलेंट सरफेस इंक्लाइंड है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट का, 30 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। एक्स एक्सिस पे सेपरेशन है 2 मीटर का। फाइन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इक्विवेलेंट और हायर टू लोअर वोल्टेज की तरफ, यानी कुछ ऐसा। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90, तो बचा हुआ 60 डिग्री हो गए, राइट, है ना, टोटल 180 होता है इसलिए, राइट। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। along the electric field, voltage difference divided by separation, voltage difference divided by separation, यानी ये वाला सेपरेशन चाहिएगा। वोल्टेज डिफरेंस जैसे 20 माइनस 10 हो गया, है ना, और ये 2 है तो ये 2 cos 60 डिग्री हो गया, राइट। 10 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो दिस इज 1। तो E कितना आ गया 10 वोल्ट पर मीटर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। देखिए ऐसा आपके इक्विवेलेंट सरफेसेस बता रखें सर्कुलर, और इसका पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछी गई। फाइन। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है। क्यों होगी रेडियल, परपेंडिकुलर होती है भाई इक्विवेलेंट सरफेस के, तो परपेंडिकुलर तो रेडियस ही होती है। और हायर से लोअर 60, 30, 20, तो हायर से लोअर की तरफ होगी, तो डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट सरफेस है आपका, राइट। तो ये वोल्टेज की वैल्यू ध्यान दीजिए, किसी जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकती है ना, या सर्कुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है। तो के क्यू बाई आर फार्मूला लगना है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो के क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं अपन, तो वोल्टेज कितना है 60 और आर कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये 6 आ गया के क्यू की वैल्यू। फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू रख दें अपन, है ना। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², तो ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर, यानी -2 ऊपर जाएगा तो 6 × 10 का स्क्वायर, है ना। ये न्यूटन पर कूलम हमारे पास में वैल्यू आ गई। क्लियर है ना। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस, एक हाई वोल्टेज डेवलप करने का, हाई वोल्टेज डिफरेंस, जो कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में काम में आता है। तो इसको देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक लार्ज कॉपर स्फीयर लगा रहता है। इसमें P1 P2 दो पुलीज लगी रहती हैं, जो कि बेल्ट की मदद से चलती हैं। फाइन। ये कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं C1 C2 आपको, शार्प पॉइंट्स होते हैं इनके। मोटर की मदद से इन पुलिस को रोटेट कराया जाएगा, M फॉर मोटर। C1 को HVR मतलब हाई वोल्टेज रेक्टिफायर की मदद से कनेक्ट करके रखते हैं। डी एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसके सामने एक टारगेट होता है। चार्ज हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से C1 पे आता है, कोरोना डिस्चार्ज से बेल्ट पर आता है। बेल्ट पुली की मदद से रोटेट करती है, तो ये ऊपर की ओर जाती है। C2 पर इंडक्शन प्रोसेस से अपोजिट चार्ज आ जाता है, राइट। तो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हुए चले जाते हैं, चार्ज की वैल्यू सेंटर पे बढ़ती है, तो इसके सरफेस पे भी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है। डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, राइट। वेन डी ग्राफ जनरेटर में लार्ज रेडियस, काफ़ी सारे मीटर, फ्यू मीटर्स का रेडियस का एक स्फेरिकल शेल होता है, जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा रहता है, राइट।
बेल्ट होती है आपकी ये इंसुलेटिंग मटेरियल की, जिससे सिल्क और कॉपर रबर की, ठीक है। वो P1 P2 पुलिस पर लिपटी रहती है, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर M जो कहा है उसकी मदद से घूमती रहती है, ठीक है। जो कॉम C1 C2 के साइड में से होकर गुजरती है। कॉम C1 जो लोअर पुली है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से कनेक्टेड है, जिसका कि एक एंड अर्थ है, ठीक है। कॉम C2 है वो अपर पुली के पास में होता है, राइट, जिसका कनेक्शन होता है स्फीयर के साथ में, फाइन। ट्यूब टी जो हमारे पास है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है बॉटम की तरफ, उसे अर्थ किया होता है जिससे कि एक लो वोल्टेज यहाँ पर रहे, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप रहे। लीकेज ऑफ चार्ज स्फीयर से इसको अवॉइड करने के लिए द जनरेटर इज एनक्लोज्ड इन द स्टील टैंक। स्टील टैंक के अंदर इसको, पूरे जनरेटर को एक स्टील टैंक के अंदर एनक्लोज रखते हैं, ठीक है। और इस टैंक के अंदर हाई एयर और नाइट्रोजन का प्रेशर होता है अराउंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। लेट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द C1 हाई, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ड्यू टू द एक्शन पॉइंट इलेक्ट्रिक विंड एक बन जाती है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसके कांटेक्ट में कोई चीज आती है तो ध्यान दीजिए, जैसे एयर के न्यूट्रल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही हो जाते हैं। तो पॉजिटिव ये चार्ज कॉम के शार्प पॉइंट पॉजिटिव एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिपेल करते हैं, एक विंड बन जाती है एयर की, जिसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ये विंड जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इस बेल्ट पर जमा हो जाते हैं, P1 पुली के पर से जो गुजर रही है। ये अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है आपकी पुली, और जैसे ही ये बेल्ट C2 के सामने से गुजरती है तो इंडक्शन प्रोसेस से C2 के जो पॉइंटेड एंड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इन साइड में आती है तो इतना ही, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था आपका स्फीयर, इतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है डोम के, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज कोरोना डिस्चार्ज पर इस बेल्ट पर जाता है तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करता है, ये बेल्ट नीचे की तरफ जाती है न्यूट्रल बेल्ट, और दोबारा से पॉजिटिव चार्ज को लेकर ऊपर आती है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक ये एक हाई वोल्टेज डेवलप नहीं हो जाता है, राइट। इस चार्ज का लीकेज रोकने के लिए इसको एक स्टील चैम्बर के अंदर रखते हैं, फाइन। इस से जो हाई वोल्टेज डेवलप होता है इसकी मेन एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस में होती हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे कि अगर हम बात करें इससे जो हाई वोल्टेज डेवलप होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर से, वो हाई भी काफ़ी हाई होता है, सेवरल मिलियन वोल्ट का। वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए काम में आता है। बीम जो एक्सेलरेट होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए काम में आती है, डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। ये जो बीम है इट कैन ब्रेक द एटम टू द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन द फिजिक्स में। मेडिसिन्स में सच बीम इज यूज टू ट्रीट द कैंसर, एक्चुअली आइसोटॉप्स बनाने में काम में आती है, और रिसर्च पर्पसेस में भी इसका यूज होता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का काफ़ी उपयोग होता है इसके हाई वोल्टेज का, फाइन। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में भी है और इसका कुछ पोर्शन वोल्टेज से रिलेटेड सेकंड चैप्टर में भी है। तो हम इसमें जानेंगे 7th चैप्टर में इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि सेकंड चैप्टर में है डाइपोल का, वो यहीं डिस्कस करेंगे। फिर डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, फोर्स कितना लगता है इस पर, टॉर्क कितना लगता है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। तो बने रहिए हमारे साथ में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो इसे
सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।